हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, बिहार बोर्ड कक्षा 10। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन। तो हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं आप? ठीक है, तो मैं कुछ आप लोग डेली लाइफ में यानी दैनिक जीवन में कुछ घटना आप लोग देखते होंगे। जैसे आप किसी बाल्टी में एक सिक्का रख दीजिए और सिक्का रख करके थोड़ा तिरछा देखिए और थोड़ा दूर जाइए। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि तिरछे जब देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सिक्का ऊपर उठा हुआ है। या तो कभी कभी देखे होंगे कि तालाब उलाब का गहराई जो है कम प्रतीत होती है। तो ऐसा इसलिए होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या होता है? मान लिया जाए, देखिए कि दो माध्यम है दो माध्यम है तो दो माध्यम में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से ना जा करके वो जैसे दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अपना दिशा परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहां पर देख लीजिए, मान लिया जाए कि इधर हवा है। क्या है? हवा है। हवा से प्रकाश आ रहा है और इधर क्या है, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे मान लिया जाए कि पानी। ठीक है, और ये दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह। ये क्या है? माध्यमों को अलग करने वाला सतह। ठीक है, तो जैसी मान लिया जाए कि ये इस तरह से अगर किरण आ रही है, इस तरह से, तो इस तरह से किरण आती है तो ये क्या होगा कि ये थोड़ा इधर मुड़ जाएगा। जैसी हवा से पानी में आएगा तो ये मुड़ जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं क्या हुआ कि प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया तो इसके दिशा में क्या हो गया? परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जो किरण दो सतह के अलग करने वाला पर जो किरण पड़ रही थी उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। जैसे मान लिया जाए ए है और ये दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के ओ बिंदु पर पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम लोग कह देंगे आपतित किरण। और जैसे ये दूसरे माध्यम में चला जाता है तो ये मुड़ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? या फिर दिशा परिवर्तन कर लेता है, तो ये अपवर्तित किरण कहलाता है। इसका अपवर्तन हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर दो माध्यम को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर ये आपतित होता है आपतित किरण, इसको हम लोग कह देंगे ओ को आपतन बिंदु। ठीक है, अच्छा, इस पर अगर एक हम लंब डालते हैं जैसे एन एन डॉट, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम लोग कह देंगे अभिलंब। तो एन एन डॉट हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग आई से लिखेंगे और आई को कहेंगे आपतन कोण।
और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे या फिर आर से सूचित करेंगे और उसको हम लोग बोल देंगे क्या? अपवर्तन कोण। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो नियम का पालन करते हुए उसका अपवर्तन होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अपवर्तन का नियम होता है, कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। जिस तरीके से आपके परावर्तन के 2 नियम होता है ना, उसी तरीके से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही तल में होगा। क्या होगा? ये सारा आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही तल में होगा। दूसरा नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अब देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना हो रहता है और जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका सभी रंग का विचलन अलग अलग होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर नियत होगा। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा? नियत होगा। अनुपात नियत होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये नियत हो जाएगा। इसको हम लोग n को अपवर्तनांक भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। n को हम लोग अपवर्तनांक भी कह देते हैं। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होगा। ठीक है, एक नियतांक होगा। अब हम लोग जानते हैं प्रकाशीय रूप से सघन और विरल। ठीक है, प्रकाशीय घनत्व को समझिए। प्रकाशीय घनत्व क्या होगा कि प्रकाशीय रूप से कोई चीज अगर जितना घनत्व होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। जैसे देखिए, प्रकाशीय रूप से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, सघन माध्यम और क्या होगा? विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम। जैसे देख लीजिए, अगर निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल को देखा जाए, निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल तो कितना होता है? सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि जल में प्रकाश की चाल तो इसमें होता है 2 लाख
25,000 किलोमीटर पर सेकंड। और कांच में देखा जाए प्रकाश की चाल तो कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि जल अगर कांच में देखा जाए या फिर शून्य में या फिर वायु में और जल में प्रकाश की चाल को देखा जाए तो ये दोनों में देखिएगा तो हम लोग कहेंगे अगर प्रकाश वायु से अगर जल में आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वायु क्या है, सघन माध्यम है, और ये क्या है आपका जल, वायु क्या है, विरल माध्यम है, और जल क्या है, सघन माध्यम है। उसी तरीके से जल से अगर प्रकाश कांच में आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि जल क्या है, इससे कांच से ये विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन माध्यम है। यानी सघन माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल कम होगा, की चाल कम हो जाता है, और इसमें क्या होगा, विरल में अधिक होगा। तो 3 बातें आप ध्यान रखिएगा कि अगर प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है तो ये क्या होगा, जैसे मान लिया ये अभिलंब है और अगर ये अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए आ रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो ये क्या होगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर देखा जाए कि प्रकाश कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, मान लिया जाए कि प्रकाश जो है वो आपका, ये आपका सघन था ना, सघन है, जैसे यहां पर आप ले सकते हैं ये क्या है, वायु है, और ये क्या है, जल है। तो वायु विरल हो गया और जल क्या हो गया, सघन हो गया। अगर मान लिया जाए कि यहां से ये प्रकाश जा रहा है सघन से, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, तो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रहा है प्रकाश तो वो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। अगर कोई प्रकाश 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह, ये 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह है, सतह पे अगर लंबवत पड़ता है, इस तरह से लंबवत पड़ता है तो वो बिना कोई विचलन के जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, ये ए बी मान लिया जाए कि 2 माध्यमों को अलग कर रहा है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ठीक है। तो ये अगर 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे अगर लंबवत पड़ता है तो वो बिना कोई विचलन का जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का हम लोग दैनिक जीवन में कैसे उसको हम लोग देखते हैं। तो आपने देखा होगा छड़ी को क्या करिए कि पानी में तिरछे रख दीजिए, तब पानी में तिरछे रखिए और आप यहां से देखिए जैसे ये, तो क्या होगा, यहां से जो प्रकाश निकल रहा है वो पानी से वायु में जा रहा है। तो देखिए मान लिया जाए कि ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट जा रहा है, अभिलंब से दूर हट जा रहा है। तो ये जो है यहां से आते हुए नहीं बल्कि ये यहां से, ये वाला बिंदु छड़ी का यहां प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हमें छड़ी जो है मुड़ी हुई दिखाई पड़ेगा। देखिए यहां से प्रकाश जा रहा है, मुड़ गया, अभिलंब से दूर हट गया, तो ये लग रहा है ये किरण यहां से आ रहा है, तो ये छड़ी क्या है, मुड़ी हुई दिखाई देगा। ऐसा ही घटना होता है कि पानी में पानी की गहराई कम प्रतीत होना, या फिर पानी में रखा हुआ सिक्का क्या होगा, कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो है ये सब आपके क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के, है ना, घटना है।
इसी तरीके से आप किसी कागज पर लिख करके और कोई ग्लास स्लैब को आप उसके ऊपर रख दीजिएगा तो वो उभरा हुआ बड़ा दिखाई पड़ेगा। वो भी क्या है, घटना आपके प्रकाश के अपवर्तन के ही। चलिए हम लोग समझते हैं कांच के सिल्ली के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और पार्श्विक विस्थापन को समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कांच के सिल्ली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं पार्श्विक विस्थापन को। समझिए, यहां पे एक किरण है जो कांच के सिल्ली पर गिर रहा है। कौन से सतह पे? ए बी पे। तो यहां क्या हो रहा है, वायु से प्रकाश कांच में आ रहा है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। फिर जब दूसरी सतह पे ये प्रकाश पड़ता है सीडी पे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कांच क्या है, कांच आपका सघन माध्यम है, वहां से आ रहा है विरल माध्यम में, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपतित किरण, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्गत किरण। जो अंतिम रूप से जो निकल रहा है, यानी अपवर्तित प्रकाश का पुनः अपवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक है। तो अगर ये कांच के सिल्ली नहीं रहता, अगर इसको मैं हटा लूं, तो ये क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही थी तो ये अपने इसी रास्ता में जाता बिना विचलित हुए हुए। इसमें कोई विचलन नहीं होता, यहां चला जाता। तो जो इतना यहां जाना था वहां से विस्थापित होकर के यहां चला आया, तो ये दोनों के बीच के लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। ये जो लंबवत दूरी हो गया, ये क्या है, अपतित किरण। अपतित किरण है, और ये क्या है, निर्गत किरण है। ठीक है, वो दोनों के बीच के लंबवत दूरी को हम लोग कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। तो निर्गत किरण क्या हो गया, जब अपवर्तित किरण का दोबारा क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। तो वो अपतित किरण हो गया। अच्छा, पार्श्विक विस्थापन क्या हुआ, पार्श्विक विस्थापन बताएं। अपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत कोण को, लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो बात समझ में आ गया कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, निर्गत किरण क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं प्रिज्म। देखिए प्रिज्म को समझिए, प्रिज्म क्या होता है, ये दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक पदार्थ होता है। प्रिज्म को अगर देखा जाए, प्रिज्म किसे कहते हैं, तो किसी कोण पर झुके दो सतहों के बीच जो पारदर्शक पदार्थ होता है उसे क्या कहेंगे, उसे प्रिज्म कहा जाता है। जैसे दो सतह हो और दो सतह के बीच, जैसे यहां पर देखिए ये क्या है, प्रिज्म है, एक सतह इधर है, एक सतह है। तो जब दो सतहों के बीच, दो सतहों के बीच घिरे हुए, जो दो सतहों के बीच जो जो किसी कोण पर झुका हुआ रहेगा, उसके बीच का जो पारदर्शक पदार्थ होता है, पारदर्शक आपको पता है जिससे होकर प्रकाश आर पार चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रिज्म। जैसे देखिए ये आपका क्या है, प्रिज्म है,
ये आपका ए डॉट, बी डॉट और ए और बी, ये क्या हो गया, ये प्रवर्तक सतह है। एक प्रवर्तक सतह आपका इधर हो गया, ए डॉट सी डॉट सी ए, दो प्रवर्तक सतह है, किसी कोण पर झुका हुआ है, तो इसको हम लोग प्रिज्म कहेंगे। अच्छा, ये लंबवत है ए डॉट ए, दोनों सतहों के जहां पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तक कोण, ठीक है। और जिस कोण पर झुका हुआ है उसको हम लोग कहेंगे प्रिज्म का कोण। अगर इसको लंबवत काट दिया जाए सतह को, ठीक है, तो जब इसको लंबवत काटेंगे तो ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म काट, यानी प्रिज्म का सेक्शन। अच्छा देखिए, इसमें अगर प्रकाश, प्रिज्म पर अगर कोई किरण पड़ता है तो क्या होगा, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो देखिए लंबवत की ओर ये झुकेगा, और फिर ये जैसे ही निकलेगा यहां से, तो ये क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो इसको, ये क्या हो गया, आपतित किरण, और ये क्या हो गया आपका, निर्गत किरण। अभी मैं आप लोग को बताया निर्गत किरण। अच्छा, प्रिज्म नहीं रहता, प्रिज्म नहीं रहता तो ये वाला किरण जो है, आपतित किरण, ये सीधा चला जाता बिना विचलन के, सीधे पार कर जाता। अच्छा, और अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये निर्गत किरण निकलने के लिए कहां से किरण आना चाहिए, यहां से आना चाहिए था, ठीक है, ये यहां से आता हुआ दिखा। तो देखिए इसके बीच में, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण, और इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे, लैम्डा से। तो विचलन कोण क्या होता है वो समझिए, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण, विचलन कोण कहलाता है। इसको क्या चीज से सूचित करिएगा, लैम्डा से, लैम्डा से सूचित किया जाता है इसको। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन। विचलन कोण को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लेंस। चलिए हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है और अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखो, अपवर्तनांक क्या होगा, शून्य में या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। तो देखिए, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए कि वायु जो है वो निर्वात से, या ये प्रकाश जो है वायु से या फिर निर्वात से, वो कहाँ आ रहा है, मान लिया जाए कि ग्लास में आ रहा है, ठीक है, कांच में आ रहा है। देखिए, तो कांच में जो ये आपका अपवर्तनांक होगा, कांच में जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात हो जाएगा। मान लीजिए कि ये कांच में प्रकाश की चाल भी है, तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है, जो कांच में अपवर्तनांक होगा
वो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। जैसे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। और कांच में क्या होता है? कांच में जो प्रकाश की चाल होगा वो 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कितना हो गया इसका अपवर्तनांक? इसका अपवर्तनांक जो है वो हो गया 1.5। यानी क्या हो जाएगा कि ग्लास में यानी कांच में जैसी प्रकाश आएगा 1.5 गुना उसका स्पीड कम जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो निर्वात में प्रकाश, देखिए ग्लास में जो प्रकाश की चाल होगा वो निर्वात में प्रकाश के चाल के 2/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग समझते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक, तो देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को, किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष, किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहेंगे? को हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। अपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग निकाल रहे हैं जो ये अपेक्षिक अपवर्तनांक, मान लिया माध्यम 2 से 1 में, तो क्या हो जाएगा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 1 के अपवर्तनांक का अनुपात। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं? यहां पर देख लीजिए, जैसे यहां पर क्या है कि माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। इसका मान लिया गया अपवर्तनांक n1 है, इसका मान लिया n2 है। तो अगर हम इसका अपेक्षिक अपवर्तनांक 2 से 1 मान रहे हैं तो ये दोनों का अनुपात हो जाएगा 2 में 2 का अपवर्तनांक और फिर 1 के अपवर्तनांक। अब हम लोग जानते हैं इससे कि इसका अगर अपवर्तनांक निकालना हो, इसका अपवर्तनांक निकालना हो तो हम लिख सकते हैं c, और इसमें मान लिया प्रकाश की चाल जो है v2 है और इसमें प्रकाश की चाल v1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v2 अपवर्तनांक। इससे इसमें क्या बोले थे अपवर्तनांक निकालने के लिए कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां पर देख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं c और फिर बटा v1। अब देखिए c बटा v2 और फिर गुणे क्या हो जाएगा v1 बटा c, c से c कैंसिल हो जाएगा यानी v1 बटा v2। अगर 2 से 1 में निकाल रहे हैं तो किसका स्पीड लेंगे? इसका स्पीड लेंगे। ठीक है, माध्यम 1 का और फिर माध्यम 2 के का स्पीड लेंगे। ठीक है, और दोनों के चाल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यानी बिल्कुल इसका क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो अगर 2 से 1 का अगर हम लोग अपवर्तनांक निकालना है तो 1 का माध्यम 1 का हम लोग ले लेंगे चाल और फिर माध्यम 2 के चाल के अनुपात के बराबर होगा। ये क्लियर है? चलिए देखिए, हम लोग लेंस समझते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस को समझिए। मान लिया जाए कि ये दो ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, तो दो ज्यामितीय आकृति के बीच के जो घिरा हुआ पारदर्शक पदार्थ होता है उसी को हम लोग लेंस कहते हैं। जैसे देखिए, ये वाला जो हो गया है ये घिरा हुआ भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग हो गया ये आपका क्या हो गया? लेंस हो गया। और इसमें देखिए ये दो ज्यामिति से घिरा हुआ पारदर्शक पदार्थ है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका लेंस हो गया। ठीक है, तो लेंस क्या होता है? लेंस को हम लोग कहते हैं, लेंस वह
वह पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हुआ रहता है, जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग, जिसका बीच का भाग पतला होता है, इसका बीच का भाग क्या है? बीच का भाग पतला है। तो जिस लेंस के बीच का भाग अगर पतला होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? अवतल लेंस। और जिसके बीच का भाग मोटा हो, बीच का भाग क्या हो? मोटा हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भाग क्या है? इसका ये भाग वक्र है, तो इस इधर केंद्र होगा, तो इसको C1 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? C2। इसके केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, इसको क्या कहेंगे? C1 और C2 को क्या कहेंगे हम लोग? ये वक्रता केंद्र है, क्योंकि ये वक्र है तो कहीं ना कहीं ये गोला होगा। ठीक है। और उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। उसी तरीके से इसमें भी C1 और C2, और C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहेंगे, उसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए, यहां से क्या करते हैं कि C1 को C2 से मिला देते हैं, C1 को C2 से मिला दीजिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष या क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। कितने तरह के होते हैं, इसको हम लोग लेंस को देखते हैं। अगर दोनों, इसका दोनों सतह अगर उत्तल हो तो इसको उभय उत्तल बोलते हैं, उभय उत्तल। अगर एक सतह समतल हो और दूसरा क्या हो? दूसरा उत्तल हो, तो इसको हम लोग समतलोत्तल कहते हैं, समतलोत्तल। क्या कहते हैं? समतलोत्तल। अच्छा, अगर एक क्या हो, एक आपका अवतल हो और एक क्या हो? उत्तल हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर दोनों, इसमें अगर दोनों तल उत्तल हो तो इसको हम लोग कहेंगे उभय उत्तल, उभय उत्तल। ठीक है। अच्छा, एक तल अगर समतल हो जाए और दूसरा तल क्या रहे? उत्तल रहे, तो इसको समतलावतल कहते हैं, समतलावतल। और एक तल अगर उत्तल हो और दूसरा क्या हो? अवतल हो, तो इसको क्या कहेंगे? उत्तलावतल, उत्तलावतल। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग समझते हैं प्रकाशीय केंद्र को। ठीक है। प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। तो पहले ही समझिए कि ये जो पूरा ये लेंस हो गया, इसको हम लोग कहेंगे क्या? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अच्छा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? बीच का भाग पतला है, इसको हम लोग कहेंगे अवतल लेंस। अब यहां पर समझिए, ये जो भाग होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। ठीक है, कहते हैं द्वारक। अब देखिए, लेंस के अंदर वह बिंदु, ठीक है,
देखिए यहां से ये मुख्य अक्ष हो गया आपका। याद रखिएगा कि C1 को हम लोग लिखेंगे 2F1 और C2 को हम लोग लिखेंगे 2F2। तो इसको लिख देते हैं 2F1 और इसको लिख देते हैं 2F2। अब ये मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से जो प्रकाश जाता है तो वो बिना विचलित होते हुए जाता है। देखिए प्रकाश केंद्र से वो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से प्रकाश बिना विचलन के जाता है। प्रकाश की किरण क्या होगा? बिना विचलन के पार करता है। तो आप समझिए कि प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु है लेंस का जहां क्या होता है कि वो प्रकाश की किरण बिना विचलित होते हुए पार कर जाता है। तो उसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसको O से डिनोट करेंगे, O से सूचित करेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं फोकस एवं फोकस दूरी। लेंस का फोकस एवं फोकस दूरी क्या होता है जो समझेंगे हम लोग। तो देखिए फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये 2F1 है और ये 2F2 है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण अगर लेंस पर पड़ता है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण अगर लेंस पर पड़ता है तो यहां से इसका अपवर्तन होगा और वो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से मिलेगा जब वो उत्तल रहेगा। अवतल रहेगा तो क्या होगा? देखिए मुख्य अक्ष के अगर ये समानांतर किरण आ रहा है तो अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाएगा? अपसारित हो जाएगा इधर। मगर ये लगेगा कि मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आ रहा, यानी आता हुआ प्रतीत होगा। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। तो इसको कहेंगे F2। देखिए दो फोकस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो इसको F1 कहेंगे और इधर रहेगा तो F2। ये इधर क्या हो जाएगा? F1। तो यानी मुख्य फोकस जो है मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, वह बिंदु है जिस पर प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है। मिलेगी कब? जब ये उत्तल रहेगा। क्या रहेगा? उत्तल लेंस। मिलती हुई प्रतीत रहेगा जब ये अवतल लेंस रहेगा। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उसको हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस या फोकस, ठीक है। और इसको F से, बड़ा F से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित करेंगे? बड़ा F से। अब हम लोग समझते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी को समझिए। फोकस दूरी जो होता है वो आपके प्रकाशीय जो प्रकाश केंद्र होता है उसके और फोकस के बीच की दूरी होता है।
प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी होता है। इसे हम लोग छोटा f से सूचित करेंगे, अंग्रेजी के छोटा f से सूचित करेंगे। समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अपतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखिए, अगर इस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है उत्तल पे, तो ये उत्तल लेंस से परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर सारे रेखाओं को क्या करेगा? अभिसारित कर देता है। सारी रेखाओं को एक बिंदु पर क्या करता है? अभिसारित कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारित लेंस कहते हैं। अगर ये अवतल रहेगा तो इस पर पड़ने वाली सारी किरणें, इस पे पड़ने वाली सारी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? अपसारित होगा। क्या होगा? अपसारित होगा। ठीक है, तो ये लगेगा कहां कि सारी किरणें F से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। तो ये उत्तल लेंस अभिसारित कर देती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अपसारित या अभिसारित कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारित कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तल एवं अपतल लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट के लिए आप ये 3 नियम जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आप किरण आरेख को बना सकते हैं। ठीक है, जो इससे प्रतिबिंब बनेगा उसके किरण आरेख की बनावट के लिए 3 नियम आपको ध्यान रखना है। पहला किरण आपको गुजारना है। ठीक है, पहला नियम जो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई अपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, ठीक है, तो जब प्रधान अक्ष के कोई किरण समांतर होगा तो वो कहां से गुजरेगा? तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और उत्तल लेंस में तो फोकस से गुजरेगा, मगर अपतल लेंस में क्या होगा? ये इधर ही से अपसारित हो जाता है, मगर लगेगा कि ये कहां से आ रहा है? तो मुख्य फोकस से आ रहा है। पहला, ठीक है, तो यहां क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। यहां क्या होगा? मुख्य फोकस से आती प्रतीत होता है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, जब कोई किरण जब कोई अपतित किरण प्रकाश केंद्र से गुजरेगा या उसकी दिशा में हो, तो वो क्या होगा? जैसे प्रकाश केंद्र ये हो गया, अब इसकी दिशा में अपतित हो रहा, तो ये क्या होगा? बिना कोई विचलन के निकल जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी होगा, अपतल लेंस में बिना कोई विचलन के निकल जाता है, बिना कोई विचलन के क्या होगा? निकल जाएगा। अच्छा, अगला जो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई अपतित किरण मुख्य फोकस की दिशा में हो, मान लिया जाए कि ये यहां से इस तरह से मुख्य फोकस की दिशा में है, तो जब मुख्य फोकस की दिशा में है तो वो अपवर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई किरण मुख्य फोकस की दिशा में है तो क्या हो जाएगा, वो मुख्य फोकस की दिशा में है तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएगा। तो ये 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस में भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या होगी और उसका आकार क्या होगा। पहले प्रतिबिंब को समझ लीजिए कि प्रतिबिंब होता क्या है। अगर किसी भी प्रकाश स्रोत से अगर किरणें आ रही है तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद अगर वास्तव में मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। अगर वास्तव में किरणें ना मिल करके अगर वो मिलती हुई प्रतीत होगा तो उसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें किरणें क्या होगा, मिलेगा नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसको जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो इसको हम लोग डॉट लाइन से दिखाते हैं, यानी टूटी हुई रेखा से हम इसको दिखाएंगे। इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है मगर काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी बिंदु का अगर हमको प्रतिबिंब चाहिए तो कम से कम वहां से 2 किरण को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्थिति को समझते हैं कि वस्तु को F और O के बीच में रखा जाए, बीच में वस्तु को F और O के बीच में है। देखिए आपका ये मुख अक्ष हो गया, इसको मान लेते हैं कि ये 2F1 है और ये जो है आपका 2F2 है और ये आपका हो गया F1। अगर F और O यानी फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जो हम लोग देखते हैं। तो एक क्या होगा कि एक यहां से किरण निकलेगा तो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा तो बिना विचलित हुए निकल जाएगा सीधा। अच्छा, उसके बाद अगर इसके समानांतर जाता है, इसके मुख अक्ष के समांतर जाता है तो वो कहां से जाएगा, तो वो F से जाएगा। ठीक है, मगर आंख को क्या लगेगा, ठीक है, ये लगेगा कि ये जो है यहां से आ रहा है और ये किरण जो है आपका यहां से आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है जिस तरफ वस्तु है उधर ही बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो है कौन कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये A और B अगर वस्तु है तो इसका देखिए, इसको मान लिया जाए कि A और B है तो A डॉट यहाँ पे बन गया है और B डॉट। तो वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति को हम लोग रखे हैं F1 और O के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के ओर, वस्तु के ओर। अच्छा, प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक इसका जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे किरणें क्या है, वास्तविक में मिल नहीं रहा है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। और ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आकार कैसा होगा, तो आकार जो है वो आवर्धित होगा, आवर्धित होगा। ठीक है, चलिए अगर वस्तु को दूसरी स्थिति में हम लोग कहां रख देते हैं,
तो 2F1 और F1 के बीच रख देते हैं वस्तु की स्थिति 2F1 और F1 के बीच रख दिए। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा जो देखते हैं। यह मान लिया जाए कि 2F2 है, तो इसके अगर समानांतर किरण इस पे पड़ेगा तो कहां से गुजरेगा, तो F2 से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, F2 से। देखिए इसको देखिए, और एक कहां से जाएगा, तो प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है, एक कहां से जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से। तो ये जो बनेगा प्रतिबिंब वो 2F2 के बाद बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा, तो 2F2 के बाद बनेगा। ये F2 आपका हो गया और ये 2F2 हो गया, उसके बाद बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो 2F2 के बाद। कैसा है, देखिए इसमें वास्तविक किरणें मिल रही है, दो वास्तविक किरणें क्या हो रही है, मिल रही है। तो इसका प्राकृतिक कैसा हो गया, तो वास्तविक। और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। अच्छा, इसके आकार की अगर बात किया जाए, आकार तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, इसका आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। वास्तविक बन रहा है, चलिए ऊपर लिख देता हूं यहां पर, वास्तविक बन रहा है और उल्टा, और आकार की अगर बात किया जाए तो वस्तु से बड़ा। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग दूसरी स्थिति में वस्तु को 2F1 के बाद रखें, ये मान लिया जाए 2F1 है और ये F1 है, इसके बाद वस्तु को रखें, तो ये क्या होगा, पहले तो समांतर किरण जाएगा। ठीक है, तो समांतर किरण जाएगा तो कहां से चला जाएगा, तो वो F2 से गुजरेगा। और दूसरा क्या है, प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाएगा। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, तो 2F2 और F2 के बीच बनेगा। कहां बनेगा, 2F2 और F2 के बीच बनेगा। तो वस्तु को कहां रखे हैं हम लोग, तो वस्तु को रखे हैं 2F1 के बाद। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच। ठीक है, अच्छा इसकी अगर प्राकृतिक की बात किया जाए तो कैसा है, वास्तविक किरणें मिल रही है, दो वास्तविक किरणें क्या हो रही है, मिल रही है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, उल्टा। ठीक है, आकार की अगर बात कर लिया जाए तो आकार कैसा होता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगर वस्तु को F1 पे ही रख दिया जाए
वस्तु को अगर F1 पे रखा जाए, F1 पर, तो कहां प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए, एक तो इसके समांतर जाएगा, तो समांतर जाएगा तो कहां से होकर के गुजरेगा? F2 से, F2 से होकर गुजर जाएगा। और एक जाएगा आपका प्रकाशीय, ये प्रकाश केंद्र से, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि समांतर किरण प्राप्त हो रही है। तो ये कहां मिलेगा जाकर के? अनंत पर। तो देख रहे हैं कि जब F1 पे वस्तु को रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तब प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अनंत पे। अगर इसकी बात किया जाए प्राकृतिक का, तो देख रहे हैं वास्तविक और उल्टा बन रहा है। प्राकृतिक कैसा है? वास्तविक और उल्टा। आकार की अगर बात किया जाए, आकार की अगर हम लोग बात कर लें, तो आकार कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। चलिए, अगर वस्तु को कहां रखा जाए? अनंत पे। कहां रखा जाए? अनंत पे। चलिए, वस्तु को अगर अनंत पे रख दिया जाए, तो यहां से जब प्रकाश की किरणें जाएगी तो समांतर प्रकाश की किरणें होगी, समांतर किरण पुंज होगा। तो ये कहां जाएगा? F पे जाकर के मिलेगा। कहां मिलेगा? F पर। तो यहां पर देखिए कि वस्तु को कहां रखे हैं? अनंत पर, ठीक है। वस्तु को पांचवी स्थिति में हम लोग अनंत पर रखे हैं। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब जो है वो F पर बन रहा है। आकार कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा। देख रहे हैं, एक बिंदु प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा। और प्राकृतिक की बात किया जाए तो इसका प्राकृतिक कैसा हो जाएगा? तो प्राकृतिक जो होगा वो कैसा होगा? वो आपका वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। एक स्थिति आपका बच जाता है कि अगर वस्तु को 2F1 पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? छठा स्थिति 6। अगर इसको 2F1 पे रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो इसके समानांतर किरण पुंज ले जाएंगे तो कहां से जाएगा? F से जाएगा। और एक इसके प्रकाशीय, ये प्रकाश केंद्र से गुजारे हैं, तो देखिए ये F2 हो गया, कहां बनेगा? 2F2 पर, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु को हम लोग कहां रखे हैं? तो 2F1 पर। कहां रखे हैं? 2F1 पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब जो बन रहा है 2F2 पर। और देख रहे हैं कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रकृति की अगर बात किया जाए तो ये वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। अगर आकार की बात किया जाए तो आकार क्या होता है? वो आकार जो है वो बराबर होगा। आकार कैसा होगा? तो आकार जो है वो बराबर होता है, यानी वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो ये 6 स्थिति जो है वो आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, डायरेक्ट स्थिति से भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वस्तु को कहां रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आगे देखते हैं। देखिए, अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है उसको आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा क्या होगा? आभासी होगा और हमेशा वस्तु से छोटा होगा।
दो स्थिति को हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर वस्तु को हम F2 और अनंत के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, तो एक तो जाएगा इसके समांतर, जब ये समांतर जाएगा तो यहां से ये डाइवर्स हो जाएगा, तो क्या लगेगा कि ये F से होते हुए आ रहा है, और एक कहां से जाएगा? तो एक प्रकाश केंद्र से जाएगा, तो वो सीधा निकल जाएगा बिना कोई विचलन के। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आपका वो प्रकाश केंद्र और F के बीच बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिएगा, तो कहां बनेगा? ये बनेगा O और F2 के बीच। प्रकृति की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आभासी, और आभासी होता है सीधा, भासी एवं सीधा, और वस्तु से छोटा आकार में। अगर कोई वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए, तो जब अनंत पे रख दिया जाएगा तो ये क्या आएगा? समांतर किरणें आएगा। अनंत से वस्तु, अनंत पर जब वस्तु हो और अनंत से आने वाली किरणें हमेशा क्या होता है? समांतर होता है। तो ये समांतर होगा, तो ये इधर विचलित हो जाएगा, तो कहां से लगेगा? लगेगा कि ये F से आ रहा है। कहां से आ रहा है? F। जैसे जैसे ये हम लोग वस्तु को F2 से दूर रखते जाएंगे तो वो क्या होगा? ये F2 की तरफ प्रतिबिंब इसका खिसकते चला जाएगा। जब अनंत पर रख देंगे तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? F2 पर बन जाएगा। तो अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगा F2 पर, प्राकृतिक हमेशा ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो आभासी और सीधा, चाहे वस्तु को कहीं भी रखिए, आभासी और सीधा। आकार की बात कर लिया जाए तो वस्तु से बहुत छोटा, छोटा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी को। ये बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपका इस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं तभी बनेगा। तो ये समझिए कि मैंने एक क्या ले लिया? एक एक्सिस ले लिया, यहाँ भी एक एक्सिस ले लिया और एक बाई एक्सिस ले लिया, और दोनों पे क्या रखे? हम लोग लेंस को रख दिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि लेंस से जो बाईं ओर की दूरी नापेंगे, बाईं ओर की दूरी, तो बाईं ओर की दूरी को हमेशा क्या ध्यान रखिएगा आप? ध्यान कि वो हमेशा ऋणात्मक लीजिएगा, ऋणात्मक। कैसे, क्या चीज लीजिएगा? ऋणात्मक। बाईं ओर की दूरी, लेंस से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। अच्छा, दाईं ओर की दूरी को, दाईं ओर की दूरी को क्या लीजिएगा? तो धनात्मक। दाईं ओर की दूरी को क्या लीजिएगा? धनात्मक। और ऊपर की दूरी, ऊपर की दूरी को आप क्या लीजिएगा? ऊपर की दूरी को धनात्मक लीजिएगा, और नीचे की ओर की दूरी को, जैसे यहां पर देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा ना, तो ये क्या है? ये नीचे की ओर की दूरी है, तो नीचे की ओर की दूरी को क्या लीजिएगा? नीचे की ओर की दूरी वो क्या लीजिएगा? तो ऋणात्मक लीजिएगा। ये क्लियर है? मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि लेंस से बाईं ओर की सारी दूरियां जो आप मापेंगे वो हमेशा क्या लीजिएगा? ऋणात्मक लीजिएगा। और दाहिनी दाहिनी तरफ की सारी दूरियां आप क्या लीजिएगा? धनात्मक लीजिएगा। अच्छा, ऊपर की ओर दूरी मापिएगा तो क्या लीजिएगा? धनात्मक।
नीचे की ओर की दूरी मापिएगा तो क्या लीजिएगा, ऋणात्मक। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, देखिए वस्तु को इधर रखे हैं तो ये यहां से लेंस से वस्तु की दूरी है, यू को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या हो गया, यू। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, बाएं तरफ है तो ऋणात्मक, इधर प्रतिबिंब की दूरी कहां ले रहा है, दाहिने तरफ, तो इसमें धनात्मक लेंगे। इसमें देखिए प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा, धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, और वस्तु की दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि दोनों किधर है, आपका बाएं तरफ। तो हम लोग समझते हैं क्या चीज को, हम लोग समझते हैं, ये क्लियर हो गया ना। हम लोग समझते हैं लेंस सूत्र को, लेंस फार्मूला को समझते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, मैं एक सेपरेट वीडियो में लेंस फार्मूला को सिद्ध कर दूंगा, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं लेंस फार्मूला बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या करिए, क्या होता है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला जो है वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। f क्या है, f है आपका फोकस दूरी, u क्या है, u है लेंस से वस्तु की दूरी, और v क्या है, v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो v प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, तो u है आपका वस्तु दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, आवर्धन को समझिए कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन को बस ये प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसको m से सूचित करेंगे। ठीक है, तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात, यानी HI/HO। ठीक है, अच्छा, और अगर इसको वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में लिखना है तो लिखेगा प्लस v/u। कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें हम लोग जब अपवर्तन पढ़ रहे थे तो दर्पण में हम लोग दर्पण सूत्र में क्या देखे थे कि यहाँ पे प्लस था 1/v प्लस 1/u, यहाँ माइनस होता है। यहाँ हम लोग क्या आवर्धन पढ़े थे कि वो ऋणात्मक होता है, यहाँ क्या होगा, धनात्मक होगा। क्लियर है, चलिए हम लोग अब देखते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का मतलब होता है कि वो कितना किरणों को कितना वो अभिसारित करेगा या अपसारित करेगा, यानी लेंस की क्षमता को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम में। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम मापी गई दूरियां, व्युत्क्रम मापी गई दूरी क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब P बराबर 1/1। ठीक है, ऐसे व्यवहारिक में इसके लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, उसको हम लोग उसको डायोप्टर कहते हैं और D से लिखेंगे। मतलब ऐसे इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। क्या होगा, मीटर इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, ऐसे व्यवहार में क्या हो जाता है, डाईऑप्टर, डाईऑप्टर। ठीक है, तो देखिए इसकी फोकस दूरी क्या है, इधर, तो यह क्या होगा, धनात्मक। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक, और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इसका धनात्मक हो जाएगा और इसका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस पर देखते हैं जो पिछले साल प्रश्न पूछे गया है। ठीक है, तो आपके उसको हम लोग देख लेते हैं, तब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग पिछले साल कितना में पूछा गया है, ये PYQ है 2024 में पूछा गया है ये प्रश्न। इसको पहले हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लेंस है ये ध्यान देना, ये अवतल है।
ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, -10 सेंटीमीटर। तो पावर क्या होता है, इसके व्युत्क्रम दूरी होता है 1/8। तो देखिए ये अगर सेंटीमीटर में रहेगा ना, चूंकि इसको हम लोग फोकस को क्या चीज मापेंगे, ऐसा यूनिट क्या होता है, फोकस को हम लोग मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ये सेंटीमीटर में रहेगा ना तो 100/8 लिख दीजिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/8 लिख दीजिएगा, यानी 100 बटा अगर -10 लिखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 10 का 100 -10 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसका फोकस लेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका शक्ति कितना हो जाएगा, इसका शक्ति जो हो जाएगा, लेंस का पावर हो जाएगा -10 डायोप्टर। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, अपतन लेंस, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसमें 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान रखना, नोट करना है, क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कितनी दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी और इसका किरण आरेख की बनावट भी आपको बनाना है। चलिए देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है, जो लिखिए, दिया क्या है, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या लेंगे, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। तो कितना लिखेंगे इसका, -30, कितना है, -30 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक बन रहा है यानी कहने का मतलब ये बायां तरफ बनेगा। जितना भी वास्तविक उत्तल लेंस से बनता है वो हमेशा किधर बनता है, दायां बनता है। किधर बनता है, दायां, ठीक है। अगर इसमें एक ही एक ऐसा स्थिति है जिसमें आपका बायां बनता है, वो जब आप प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। बाकी सब प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका, दाहिना तरफ बनेगा। और दाहिना तरफ जब बनेगा तो दूरी दाहिना तरफ दूरी लेते हैं हम लोग धनात्मक। तो वस्तु दूरी कितना हो गया, वस्तु दूरी हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो इसमें हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र। तो क्या होता है लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो रखते हैं 1/20 हो जाएगा और -1 कितना लेंगे, -30, कितना हो गया 1/f। अब देखिए 1/20 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/f। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 60। यहाँ 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/f, यानी 5/60 बराबर कितना हो जाएगा, 1/f। या इसको काटेंगे आप लोग तो 12, तो 1/12 बराबर 1/f हो गया। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पे वस्तु f कितना आ रहा है, 12, f बराबर कितना आ गया, 12। यानी वस्तु को कहां रखा गया है, तो 2f1 के बाद रखा गया। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए एक समानांतर जाएगा तो f से गुजर जाएगा और एक जाएगा प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रतिबिंब कहां बन गया है, तो f2 और 2f2 के बीच में। कैसा बना है, तो ये आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, धन्यवाद।